अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। मैं हूं जावेद चौधरी और हमारी कोशिश होती है कि जो लेटेस्ट खबर है उसके ऊपर तजिया पेश किया जाए। तो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस, उसका फैसला अभी चंद लम्हों में आने वाला है और थोड़ी देर बाद ये टेलीविज़न की सारी स्क्रीनें गर्म हो जाएंगी। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत से तबसरे, बहुत से तजिए किए जाएंगे। इस केस का बनता क्या है वो तो ज़ाहिर चंद लम्हों में आपके सामने होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ऐसे हकाइक हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई पाकिस्तान की पहली जमात है जिसने लोगों से चंदा जमा करना शुरू किया था पार्टी के लिए। इससे पहले किसी सियासी जमात के अंदर इतनी अहलियत नहीं थी कि वो अनाउंस करती कि हम सियासी एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं और आवाम से अपील करती कि आप 100-100, 200-200 रुपया, 1000 रुपये जमा करवाएं। किसी पार्टी ने आज तक ऐसा नहीं किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जिसने चैरिटी डिनर्स किए, जिसने वैसे पार्टी डिनर्स किए और उसमें लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके पार्टी को दिए और उससे अरबों रुपए पार्टी के फंड में इकट्ठे हुए। इसमें कोई हरज नहीं है और ये इस लिहाज से लीगल तरीका है और ये पहली पार्टी है जिसने इसको इस्तेमाल किया। यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन एक दूसरा जो एलिमेंट इसके अंदर आया उसने जाके बहुत बड़ा बुखार खड़ा कर दिया आने वाले दिनों में। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक इसराइल के साथ था, कुछ ऐसे लोग थे जो इंडियन थे, कुछ ऐसी कंपनीज थी कि जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं दे सकती थी। तो जब ये फंडिंग होना शुरू हुई तो इसराइल के लोग भी शामिल हो गए इसके अंदर, इंडिया के बिजनेसमैन भी इसके अंदर शामिल हो गए और कॉर्पोरेट सेक्टर के ऐसे लोग भी शामिल हो गए कि जिनकी कंपनीज ने फंड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। लिहाजा दूसरा जो इशू था ये बड़ा खौफनाक था, बल्कि ज़्यादा खौफनाक तो नहीं लेकिन खौफनाक था और ऐसा नहीं होना चाहिए था और पीटीआई ने इस चीज़ पे गौर नहीं किया। चलें, इसको भी इग्नोर कर दिया जाता है कि बाज़ू का जब फंड होते हैं ये आ रहे होते हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। ज़ाहिर है आप और मैं आमने सामने, हमारी नेशनलिटी क्या है या फिर हमारा मज़हब क्या है, ज़ाहिर शक्ल से पता नहीं चलता और बाज़ औक़ात फ़ंड हो जाता है तो उसके बाद जाके लेट जाके आपको पता चलता है। इसको भी इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जो तीसरा इशू था वो इससे ज़्यादा खौफनाक था, यानी दूसरे से ज़्यादा खौफनाक था। वो ये था कि जब इस फंड को पाकिस्तान लाया गया तो उसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स भी बनाए गए कि जो पार्टी के अपने अकाउंट्स नहीं थे। उसमें बावर्ची के नाम से, चौकीदार के नाम से, कोई ऑफिस बॉय के नाम से अकाउंट खोले गए और पर्सनल अकाउंट में वो पैसा ले जाया गया, जो जाहिर है कानूनन जुर्म है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर कोई पार्टी के लोग हैं उनके ज़ाती अकाउंट्स में पैसे मंगवा लिए गए। फिर पार्टी ने कुछ ऐसे अकाउंट्स भी खोले कि जो अकाउंट्स थे लेकिन उनको बाद में डिक्लेयर नहीं किया गया। तो ये जो तीसरा फेज़ था ये ख़तरनाक था, ये गैर कानूनी था और इस पे ज़ाहिर है अगर कोई भी पार्टी ये हरकत करेगी तो उसको इसके ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ केस भी होगा और उसे उसकी सज़ा भी मिलेगी। तो इमरान खान साहब और पीटीआई ने ये जो काम किया इसे छुपाया नहीं जा सकता, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसकी ज़ाहिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं पार्टी को सज़ा मिलनी थी। चलें, ये भी ठीक है, इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं, दिल बड़ा करते हैं। जैसे कहते हैं ना सियासी दिल बड़े होते हैं, तो हम सियासी दिल को बड़ा कर देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो उसके आगे हुआ वो नाकाबिले माफ़ी था। एक ऐसा जुर्म था कि जिसको मेरा नहीं ख्याल कि जो अफ्रीका के छोटे छोटे मुल्क हैं उनके अंदर भी इसको माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि वो खौफनाक है। उसमें दो बड़ी जो ट्रांसफ़र्स हैं वो इग्नोर नहीं की जा सकती। पहली जो ट्रांसफ़र है वो आरफ नकवी साहब की सूरत में है। आरफ नकवी साहब का एक ब्रांड है अबराज, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी और जिसने सबसे पहले पेट्रोलियम मशरूआत का कारोबार शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता वो रियल स्टेट में भी आई। फिर उसने बड़े बड़े काम किए दुनिया के अंदर। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो बैंकिंग थी वो भी किए और उसके अंदर वो बड़ी कंपनी बन गई। यानी पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी थी जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कह सकते हैं। दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, हर जगह पे उसके दफ्तर भी थे, उसके अकाउंट्स भी थे। और इंग्लैंड के अंदर जो आरफ नकवी साहब हैं उनका एक महल नमा एक घर है। इसी तरह दुबई के अंदर भी उनका सेटअप है, बहुत बड़ा दफ्तर है, उसके अंदर सैकड़ों लोग काम करते हैं। तो आरफ नकवी साहब ने एक क्लब बनाया, उसको वोटन क्रिकेट क्लब कहते हैं। इसे रजिस्टर करवाया गया ऑफशोर के तौर पे और फिर उस क्लब ने चैरिटी मैचेस करवाने शुरू करवाए 2020 और उसमें उनके टिकट्स बेचे गए, वहाँ से पैसे इकट्ठे किए गए। पैसे इकट्ठे करने के बाद जो चैरिटी के पैसे थे उसे चैरिटी में लगना चाहिए था, लेकिन वो पैसे $21 लाख वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिए गए। तो ये वाकई ही एक कानूनन जुर्म है कि कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऐसे जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब चंदा इकट्ठा करें
और वो ये कहें कि हम जी लंगर खाना चलाना चाहते हैं, या हम यतीमों के लिए कोई काम करना चाहते हैं, या हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, और जब वो चैरिटी जमा हो जाए तो उस चैरिटी को उठा के किसी सियासी जमात के हवाले कर दिया जाए, MQM को दे दिया जाए, या उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को दे दिया जाए, या नून लीग को दे दिया, PTI को दे दिया जाए, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? आप उसे यकीनन जस्टिफाइड नहीं समझेंगे। तो वोटन क्रिकेट क्लब का जो इशू है वो एक ऐसा है जो ऑलमोस्ट फंदा बन के PTI की गर्दन में फिट हो चुका है। उसके बाद एक जो फाइनेंशियल टाइम ने जो इंकशाफ किया वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। यानी अन निहान फैमिली जो UAE की हुक्मरान फैमिली है, दुबई की हुक्मरान फैमिली है, उसने 20 लाख पाउंड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में डाल दिए। यानी 20 लाख पाउंड पार्टी को, एक रॉयल फैमिली जो एक मुल्क की हुक्मरान जमात है उसके ख़ानदान के अंदर से 20 लाख पाउंड एक दूसरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टी, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इक़्तिदार में आती हुई दिखाई दे रही है, उसके अकाउंट में चले जाना 20 लाख पाउंड का। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसका क्या मतलब लिया जाएगा। और पाकिस्तान का और UAE का एक रिलेशन भी है, और बेशुमार जगहों पे हमारी बिजनेस पार्टनरशिप भी है। तो एक ऐसी पार्टी जो हुक्मरान बन रही है, और एक ऐसा शख्स जो अगला प्राइम मिनिस्टर है, उसके अकाउंट के अंदर 20 लाख पाउंड्स का आ जाना, खुद आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना खौफनाक वाक़या है ये। इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा PTI हमेशा ये कहती थी कि यह देखे जी, हमारे अगर अकाउंट्स खोले जा रहे हैं तो दूसरी पार्टीज़ के भी तो खोलें। ठीक है, दूसरी पार्टीज़ के भी खुलने चाहिए। फिर वो ये कहते रहे कि हमारी जो पार्टी है, पाकिस्तान की पहली पार्टी है कि जिसने डिनर्स किए, और आम आदमी ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, किसी ने $10 दिए, किसी ने 5 पाउंड दिए, किसी ने 20 यूरोस दिए, और इस तरह हमने छोटा छोटा पैसे जमा करके हम अपनी पार्टी को चला रहे हैं। अच्छी बात है। और वो कहते हैं कौन सा जुर्म किया? बिल्कुल ठीक है, कोई जुर्म नहीं किया आपने। लेकिन ये बताएं कि ये जो खुफिया अकाउंट्स आपने रखे, आपने डिक्लेयर नहीं किए, क्या आप इसे भी जुर्म नहीं समझते? फिर जो लोगों के ज़ाती अकाउंट्स में पैसे आए, क्या आप ये समझते हैं कि ये भी जुर्म नहीं है? और उसको भी छोड़ दें आप। उसके बाद फिर एक क्लब बन गया और उससे चैरिटी मैचेस शुरू कर दिए, और उसके बाद उससे पैसे इकट्ठे किए चैरिटी के नाम पे, और वो बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में दे दिए गए, और फिर जिस शख्स ने दिए उसने अपना जुर्म मान भी लिया। तो क्या आप इसको जुर्म नहीं समझते? फिर एक रॉयल फैमिली की तरफ से 20 लाख पाउंड्स का आपकी जमात के अकाउंट में आ जाना, क्या आप इसको भी जुर्म नहीं समझते? इसको कहाँ जस्टिफाई करेंगे आप? लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ फैसला कर देता है तो ये फैसला कैसे होगा? अब हम इस पे बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, ये सजा नहीं दे सकते। ये एक इदारा है, जिस तरह पुलिस FIR तो काट सकती है, लेकिन किसी को मुजरम डिक्लेयर करके उसे कैद की या कोड़े लगाने की या फांसी की सजा नहीं दे सकते। सेम इसी तरह इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, एक आईनी कानूनी इदारा है, लेकिन ये सजा नहीं दे सकता। सजा हमेशा अदालत देती है। तो आज जब इसका फैसला आएगा तो इलेक्शन कमीशन जो भी फाइंडिंग देगी वो इस फाइंडिंग दे के इस केस को वफाकी हुकूमत के हवाले करेगी। तो केस को आगे परसू करना हमेशा हुकूमत का काम होता है, रियासत का काम होता है। जिस तरह अगर फर्ज करें किसी घर चोरी हो जाती है तो पुलिस क्या करती है? पुलिस उसके खिलाफ FIR काटती है, मुलजम को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके उस मुलजम को अदालतों में पेश करना या उसको सजा तक पहुंचाना रियासत का काम होता है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी रियासत का काम है कि वो इस रेफरेंस को अदालत में लेके जाएं, और अदालत कौन सी होगी? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी। यानी इलेक्शन कमीशन अपनी फाइंडिंग देगा वफाकी हुकूमत को, और वफाकी हुकूमत उसका रेफरेंस बना के उसे पहुंचाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब अगला सवाल यह है कि क्या हुकूमत को उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद होगा जिसका पिछले हफ्ते ही इन्होंने बाइकाट किया? 3 जजेस का जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का केस आया था तो आपको याद होगा कि वज़ीर कानून ने और अटॉर्नी जनरल ने दोनों ने ये इल्ज़ाम लगाया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे 3 रुकनी बेंच पे, और बाइकाट कर दिया था। और इसके साथ साथ बाकी लोगों ने भी बाइकाट किया, वकला ने बाइकाट किया। तो अब आप जिस बेंच को या जिस कोर्ट को या जिस चीफ जस्टिस को आप मुतनाज़ा समझते हैं, क्या आप उसके पास ये रेफरेंस दायर करेंगे? और अगर वो रेफरेंस वहाँ पे दायर हो जाता है और उसी तरह 3 जजेस का बेंच बन जाता है, तो क्या वो बेंच आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? या फिर इसी तरह आप ये चाहेंगे कि लार्जर बेंच बनाया जाए या फुल कोर्ट बेंच बना के वो PTI के बारे में फैसला करें? लिहाजा अब गेंद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी, और हुकूमत उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बैशिंग करेगी, उसके ऊपर दबाव डालेगी,
और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नारे लगाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, एक लॉन्ग मार्च की कॉल भी देंगे और उसके साथ साथ वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब एक नई बैटल में आज के बाद पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। एक तरफ से पीटीआई को मुल्ज़म या मुजरम डिक्लेयर किया जाएगा, एक तरफ उनकी फंडिंग को जब्त कर लिया जाएगा, एक तरफ उनके जो बल्ले का निशान है उसको साकत करने, ख़त्म करने का केस होगा, एक तरफ पार्टी को बैन करने का केस शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब बार बार ये कहेंगे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और ये सब लोग मिल के ये कर रहे हैं। और एक तीसरी साइड भी है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नई तलवारें लेकर नए सिरे से हमलावर हो जाएगी। लिहाजा आज का दिन जो है ये कन्फ्यूजन और क्यास का एक नया नुक्ता आगाज़ होगा और इस नुक्ता आगाज़ को देखने के लिए आप अगले दिन देखते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।